हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस तो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट त्यौहार पर्व बहुत बड़े दिन हैं। भारत ने एक बहुत लंबी लड़ाई, बहुत लंबे संघर्ष के बाद आज़ादी हासिल की और आज़ादी हासिल होने के बाद फिर हम एक रिपब्लिक बने। रिपब्लिक से आशा है, जब भी आप लोग पढ़ने जाते हैं हमारी NCERT में तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको बताया जाता है कि ऐसा देश जिसका जो राष्ट्र अध्यक्ष हो वह चुना जाता हो, मतलब हमारे देश का जो प्रमुख होगा उसको चुनती है जनता। हालांकि भारत में ये अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है, पर चुनती कौन है जनता, ये हेरिडेटरी वंशानुगत नहीं होता है। ब्रिटिश शासन ने बहुत लंबे समय तक भारत पर शासन किया, लेकिन उसके बावजूद हमने एक बहुत ही शानदार व्यवस्था को यहाँ पे चुना है, जिसे आप लोग रिपब्लिक कहते हैं। ब्रिटेन जैसी कोई भी व्यवस्था नहीं अपनाई गई है। अब 26 जनवरी को आपने देखा होगा कि हम लोग चीफ गेस्ट को बुलाते हैं। 2026 का भी 26 जन आने वाला है, उस दिन भी हम चीफ गेस्ट को बुला रहे हैं। ये कौन है और इनको क्यों बुलाया जाता है, इन सारी बातों को आज समझने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है, आप इसको एक बार देख लीजिए। जैसे कि हमारे बैचेस हैं, आप इनमें हिस्सा बन सकते हैं, और साथ में अगर आप मुझसे जुड़ना चाहें तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ आपको PDF मिल जाएगा, यहाँ जाइए। और अगर कोई भी मैसेज, कोई भी परेशानी है तो यहाँ पर आके आप मुझको मैसेज कर सकते हैं। तो अब देखो, एक बार हम समझ लेते हैं कि हम 26 जनवरी को इस बार किसको बुलाने वाले हैं और बुलाने के पीछे वजह क्या होती है, जरा इनको भी समझेंगे। देखो, अगर हम 2026 के चीफ गेस्ट की बात करें तो उर्सुला वॉन डेर लेयन। उर्सुला वॉन डेर लेयन बेटा ये कौन है? यूरोपीय जो कमीशन है, यूरोपीय कमीशन की प्रेसिडेंट है। इनका काम यूरोपियन यूनियन की पॉलिसी, डायरेक्शन और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को संभालना है। बेटा समझने की कोशिश करना, ये जो प्रेसिडेंट हैं इनका काम है यूरोपीय यूनियन की पॉलिसी, डायरेक्शन। तो यूरोपीय यूनियन की जो भी पॉलिसी बनती है, इन पॉलिसी के डायरेक्शन को कौन संभालते हैं? ये संभालते हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन। एंटोनियो कोस्टा की बात करते हैं, ये यूरोपीय काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं। ये UA की समिट्स की अध्यक्षता करते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर इस ब्लॉक को रिप्रेजेंट करते हैं। ये दो महान शख्सियत जो यूरोपीय यूनियन की इम्पॉर्टेंट पदाधिकारी हैं, इन इम्पॉर्टेंट पदाधिकारियों को यहाँ पे बुलाया जा रहा है। तो आपसे कोई पूछेगा कि 2026 में किसको चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया गया है, तो सीधी सी बात है, आप लोग कह सकते हैं यूरोपीय यूनियन के दो इम्पॉर्टेंट पदाधिकारी, और दोनों के दोनों इम्पॉर्टेंट पदाधिकारी के नाम आपको याद होने चाहिए, और ये इनकी इमेजेस आपको यहाँ पे समझ में आ रही हैं। अब एक सवाल ये है कि क्यों हम यूरोपीय यूनियन के मेंबर्स को बुला रहे हैं, और उसके बाद चर्चा करेंगे कि क्यों इस परंपरा की शुरुआत की गई, क्यों इनको बुलाया जाता है। तो समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर हम करंट सिनारियो की बात करें, वर्तमान सिनारियो, तो वर्तमान सिनारियो में बेटा जो पूरी दुनिया है, इस पूरी दुनिया में एक डिसऑर्डर टाइप का आपको दिखाई दे रहा है। ये पूरी तरीके से डिस्टर्ब है, और डिस्टर्ब होने के पीछे जो वजह है वो कौन है? वो है ट्रंप चचा, या आप इनको ट्रंप साहब कह सकते हैं। इनके कारण पूरी दुनिया में अस्थिरता है, इनस्टेबिलिटी है, और उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं भारत पर भी देखने को मिल रहा है। भारत को अपनी ट्रेड डाइवर्सिटी को बढ़ाने के लिए यूरोपीय यूनियन से बेहतर विकल्प अभी हमको कोई और नज़र यहाँ पे नहीं आता है। यूरोप के बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, उनकी बहुत सारी नीड्स हैं, हम उनको वहाँ पर सप्लाई कर सकते हैं, अपने ट्रेड को बूस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ में यूरोपीय यूनियन से बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ सकता है, और उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक जो डेवलपमेंट की ग्रोथ है उस ग्रोथ को आगे बढ़ा के रख सकते हैं। तो यूरोपीय यूनियन के साथ, या यूरोपीय यूनियन को मेंबर्स को, या जो बड़े अधिकारी हैं उनको यहाँ बुलाने के पीछे की वजह क्या है, वजह समझने की कोशिश करना। पहली वजह है कि यूरोपीय यूनियन के साथ जो टाई अप है इनको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाना। दूसरा पर्पज़ हमारे यहाँ पर है कि अपने ट्रेड जो इंटरेस्ट हैं इनको डाइवर्सिफाई करना। तीसरा पर्पज़ है कि जो बिगड़ता वर्ल्ड ऑर्डर है या इनस्टेबल डिसऑर्डर में अपनी जियो पॉलिटिक्स को स्टेबल करने के लिए इसको और डाइवर्सिफाई करना। भारत कब तक USA वर्सेस रसिया के बीच में उलझता रहेगा? हमें अपनी जो पॉलिसीज़ हैं इनको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। हमको यूरोप में अपनी प्रेजेंस बढ़ानी पड़ेगी, अफ्रीका में प्रेजेंस बढ़ानी पड़ेगी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हर किसी के साथ अपने जो रिश्ते हैं इन रिश्तों को बेहतर बना के, बेहतर करके आगे बढ़ेंगे। इसके हमको ही फ़ायदे हैं। कल किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत जब होगी तो हम एक न्यूट्रल अप्रोच के साथ काम कर सकते हैं। किसी एक के दबाव में आकर एक के लिए झुकने की हमको आवश्यकता नहीं होगी। तो यूरोपीय यूनियन की अभी जो हेड है इनको बुलाया क्यों जा रहा है, उसके पीछे रीजन बेटा आपको समझ में आ गया है कि यहाँ जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है ट्रेड।
हम अपनी व्यापार वार्ताएं करना चाहते हैं, यूरोपीय यूनियन के साथ जो FTA है इस FTA पे साइन करना चाहते हैं। यूरोपीय यूनियन को भी नीड है ना, देखो इनके लिए भी कौन, USA, रसिया, चाइना, इंडिया, यही विकल्प है। चाइना और अमेरिका के लिए सबको पता है कि वो एक ऐसे घोड़े पे सवार हैं कि उनको सिर्फ अपना भला दिखता है, दूसरों को भला दिखता नहीं है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो एथिकल वैल्यूज़ के साथ आगे बढ़ता है, और अगर एथिकल वैल्यूज़ के साथ आगे बढ़ रहा है तो एक बहुत भरोसेमंद ट्रस्टवर्दी पार्टनर हो सकता है किसका, ये यूरोपीय यूनियन का। इसीलिए दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ना ये एक अच्छा संकेत है, ट्रेड की दृष्टि से भी, जियोपॉलिटिक्स की दृष्टि से भी, और ग्लोबल इनस्टेबिलिटी की दृष्टि से भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। और इससे एक मैसेज भी जाएगा, जैसे ऐसा भी हो सकता था कि USA से रिश्ते खराब चल रहे हैं, उन रिश्तों को बेहतर करने के लिए हम डोनाल्ड ट्रंप को बुला सकते थे, लेकिन नहीं बुलाया। हमने किन को बुलाया, हम बुला रहे हैं यूरोपीय यूनियन के मेंबर्स को, मतलब उनके जो सुप्रीम लीडर्स हैं उनको एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी के लिए पूरे तरीके से इंडिपेंडेंट है, वह किसी 1, 2 या 3 देशों पर निर्भर नहीं है। आप इसको जैसे लेना चाहें वैसे ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वास्तविकता यही है। अब सवाल ये है कि सर बुलाया क्यों जाता है, मतलब ऐसा क्यों है कि हम चीफ गेस्ट जो होते हैं इनको बुलाते हैं। देखो बच्चे, जब भी आप इन चीफ गेस्ट की कहानी को समझने के लिए जाएंगे तो ऐसा कोई बहुत स्पेसिफिक रीजन नहीं है, मतलब ऐसा हमारे संविधान में नहीं लिखा है कि आपको किसी चीफ गेस्ट को बुलाना ही बुलाना है। ये एक परंपरा है, और परंपरा की शुरुआत 1950 से ही हो जाती है, और हम एक वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना में विश्वास करते हैं, इसके लिए चीफ गेस्टों को बुलाया जाता है और बताते हैं कि देखिए लोकतंत्र का जो सबसे बेहतरीन दृश्य हो सकता है आप उसको यहाँ देखें। तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना को बढ़ावा देने के लिए इसी के साथ में जो 2-3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं बेटा, वो ये होते हैं। पहली चीज तो हम अपने इंटरेस्ट को सर्व कर रहे होते हैं, जैसे जिन देशों के साथ हमको अपने संबंध बेहतर बनाने हैं या जिनके साथ हमारे संबंध बेहतर चल रहे हैं, उनको एक ऑनर, मतलब उनको एक रिस्पेक्टफुल फील होना चाहिए। उसके लिए रिपब्लिक डे जो हमारा चीफ गेस्ट है उसमें बुला लेते हैं, तो संबंधों में गर्मजोशी बनी रहती है, पहली चीज। दूसरा पॉइंट बेटा यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो ट्रेड, जो भी हमने यूरोपीय यूनियन के यहाँ पर बुलाया है कि अपने ट्रेड या इकोनॉमिक इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए जहाँ से हमको रिश्ते बेहतर करने होते हैं, उन देशों के अध्यक्ष को भी यहाँ पे बुला लिया जाता है। और तीसरा आप लोग कह सकते हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी, जैसे हम लोग एक साथ 5-6 लोगों को बुला लिया, और 5-6 लोगों को बुलाने का मतलब क्या है, हम अपनी फॉरेन पॉलिसी के बारे में लोगों को बताना चाह रहे हैं कि हम एक न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी पे काम कर रहे हैं, किसी एक के साथ नहीं है, हमारे लिए सभी लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसी के साथ में कभी कभी हम लोग ऐसा भी देख सकते हैं कि हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, इन नेबरिंग कंट्रीज़ को बुला के जो पड़ोसी हैं, इन पड़ोसियों के साथ बेहतर रिश्तों के बारे में एक मैसेज देना चाहते हैं। इसका जो पर्पज़ है बड़ा सिंपल सा है कि अपने जो इंटरेस्ट हैं, जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, फॉरेन पॉलिसी के इंटरेस्ट, इन इंटरेस्टों को सर्व करने के लिए किसी व्यक्ति को बुलाते हैं। एक सम्मान भी है, एक परंपरा है, और जो विशेष अतिथि की, अतिथि देवो भव की परंपरा को भी हम लोग यहाँ पे फुलफिल कर पाते हैं। अब इसकी शुरुआत कब से हुई आपके मन में चल रहा होगा, तो बच्चे इस परंपरा की जो शुरुआत है, ये परंपरा की शुरुआत 1956 26 ऑफ जन 1950 को एक इंडिपेंडेंट और डेमोक्रेटिक देश बना। सर इंडिपेंडेंट तो आप 1947 हो गए थे, बिल्कुल, लेकिन आप डेमोक्रेटिक के साथ में जो रिपब्लिक बने हैं, ये रिपब्लिक कब बने, इस दिन, और इस दिन देश का संविधान लागू हुआ पूर्ण रूप से। तब से हर साल इस दिन को भव्य परेड के साथ मनाया जाता है, एक उत्सव का दिन है, एक सेलिब्रेशन का दिन है, और पूरे राष्ट्र को ट्रिब्यूट करने का दिन है कि राष्ट्र कितना महान और कितना बढ़िया है। फर्स्ट चीफ गेस्ट 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो फर्स्ट चीफ गेस्ट बने थे, ध्यान रखना। और परेड वेन्यू के इतिहास की आपसे कोई बात करें तो 1950 से लेकर 1954 तक गणतंत्र दिवस की परेड लाल किला, रामलीला मैदान और इरविन स्टेडियम में आयोजित की गई। 1955 में पहली बार राजपथ, वर्तमान में कर्तव्य पथ को परेड का परमानेंट वेन्यू बनाया गया। रिकॉर्ड अब तक यूनाइटेड किंगडम, यूके और फ्रांस के जो लीडर हैं, इनको सबसे ज़्यादा 5 बार चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया गया है। तो पहली बार किसको बुलाया गया था, सबसे ज़्यादा बार किसको बुलाया गया है, कितने बार बुलाया गया है, इसका जो वेन्यू है ये कहाँ होता है, पहले कहाँ होती थी, अब कहाँ होती है, ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। और लास्ट जो है 2024 में, 2024 में यहाँ पे किसको बुलाया गया था, तो ये भी देख लीजिएगा। 2024 में 2024 में
फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इनको बुलाया गया था, और 2025 में इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है इनको ही बुलाया गया था। तो पहला कौन थे? इंडोनेशिया। अभी लास्ट कौन थे? इंडोनेशिया सॉरी। और अभी कौन है? यूरोपीय यूनियन के जो हेड है, मतलब जो इंपॉर्टेंट पदाधिकारी हैं, इनको यहाँ बुलाया जा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब आप मुझे एक डिफरेंस बताने की कोशिश करना, डिफरेंस बिटवीन रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे, इनमें क्या बेसिक अंतर, आपको क्या लगता है? अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मुझसे जुड़ने के लिए इस टेलीग्राम चैनल और इस इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करें। मिलते हैं फिर क्लासेस में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव नाइस डे, गुड डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।